अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। हमारे माशरे में मौजूद ऐसी बहुत सारी समाजी बुराइयां हैं, अखलाकी बुराइयां हैं जिनकी हम निशानदही करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें और उन बुराइयों को किसी न किसी हद तक दूर कर सकें। जहाँ तक हो सकता है हम जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं करने की कोशिश करें। एक और चीज़ जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा है वो ये है कि किरदार कुशी यानी कि कैरेक्टर असैसिनेशन। हम किसी के भी कैरेक्टर पर बहुत आसानी से सवाल निशान लगा देते हैं। किसी के कैरेक्टर पर बात करना हमारे लिए बहुत आसान होता है और हम देखते हैं कि दीगर माशरों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत एक आम सी बात है। हम चाहे किसी के बारे में कुछ जानते हों या ना जानते हों, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रही होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि सबसे ज़्यादा तो हम उसी के कैरेक्टर और उसी शख्स को जानते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी लोग किसी के भी बारे में बात कर रहे हों तो एक तो उसके ऊपर कान नहीं धरने चाहिए। दूसरी बात ये कि आप अपनी ज़ात से कोशिश कीजिए कि किसी के भी बारे में, चाहे वो बात सही हो चाहे वो गलत हो, उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश ना करें। जो लोग दूसरों की बुराइयां तलाश करते हैं, जो लोग दूसरों में नुक्स निकालते हैं, दूसरों के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो जाकर मुश्किलात का शिकार जरूर होते हैं। पीठ पीछे तबसरे करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने भी सख्त अजाब की वही सुनाई है और ये कहा है कि जो गीबत करेगा, जो बहतान लगाया जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। और इस सारी प्रैक्टिस से होता क्या है, हमारे जो आसपास लोग होते हैं, इतने मनफी थॉट्स और इतनी नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि एक शख्स की वजह से जो तमाम लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। तो छोटा सा मामला गीबत की वजह से, कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाने की वजह से बहुत बड़ा हो जाता है। देन अगेन, चाहे ये हमारे पर्सनल मामलात हो, निजी जिंदगी हो, घरेलू जिंदगी हो या हमारे प्रोफेशनल मामलात हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े से बड़े फसाद से दूर रहें, एक दूसरे के ऊपर सवालिया निशान ना लगाएं, एक दूसरे के कैरेक्टर्स के बारे में गलत बात ना करें। जितना हो सके जिसकी जो पॉजिटिव बात है वो आगे फैलाने की कोशिश करें और जो नेगेटिव चीज़ें हैं जब आप उनको रोकेंगे, उनको नहीं फैलाएंगे तो आपके बारे में भी लोग अच्छी बात और अच्छी गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह से एक दूसरे से ये चेन चलेगी और हमारा माशरा एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ बढ़ेगा। बात सिर्फ समझने की है। तो आज इसी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। कोरोना के हवाले से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल संगीन होती जा रही है क्योंकि जो डेली बेसिस पे केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, जो ग्रेजुअली शॉप्स वगैरह हैं, मार्केट्स हैं, उनको ओपन किया जा रहा है, SOPs डिज़ाइन की गई हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक और अहम चीज़ जो कि आज हम शो में जिसका तस्करा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तोरखम बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे मेजर मोहम्मद असगर साहब, जो कि कोरोना का शिकार हुए और अब वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं कोरोना के बाइस। और फ्रंट लाइनर्स हैं हमारे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, ये रेंजर्स, पुलिस, आर्मी ऑफिशियल्स, जितने भी लोग कोरोना से लड़ने के लिए, हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए घरों से बाहर हैं, बॉर्डर लाइंस पर हैं, हमारे लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान हैं, शहीद हो रहे हैं ये लोग, तो हम इन पर फ़ख्र करते हैं कि हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो एक बार फिर पूरी सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम और 92 न्यूज़ की टीम मेजर मोहम्मद असगर को सलाम पेश करती है। तो अब बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से क्या तादाद है केसेस की और इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक हमें अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से, जबकि हमें सिंध भर की सूरत हाल से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद। राना तारिक, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त केसेस की तादाद कितनी है। हम देख रहे हैं कि 24 घंटों में 1400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं मुल्क भर में, क्या अपडेट्स हैं अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उनके मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के कन्फर्म केसेस की तादाद जो है वो 30,941 के करीब पहुंच चुकी है और कुल जो अमवात हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में वो 667 अमवात जो हैं इस वक्त हो चुकी हैं। पंजाब में 11,568 केसेस कन्फर्म केसेस जो हैं कोरोना के हैं। इसके अलावा सिंध में 11,480 हैं, बलूचिस्तान में 2,017 हैं और KPK में 4
4,669 जो है वो केसेस सामने आए हैं। अब तक इस्लामाबाद में जो है वो 641 केसेस जो है कोरोना के जो कन्फर्म केसेस हैं वो सामने आए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 442 हैं। आज़ाद कश्मीर में जो है वो 86 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अब तक कोरोना से मजमूई तौर पर जो सेहतियाब होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद के आदाद शुमार भी जो है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो जारी किए गए हैं वो हैं 8,212। कुल पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना के हवाले से जो टेस्ट किए गए हैं वो हैं 2,94,000 से ज़ायद लोगों के टेस्ट किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो इतनी भयानक सूरत हाल नहीं है क्योंकि बाराकू, तरामड़ी और I-10-4 के इलाके जो हैं वो सील किए गए थे, जहां से डिटेक्टेड केसेस सामने आए थे कोरोना के, वहां पर सील किए जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो उनको ओपन किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद में सूरत हाल नॉर्मल है। यहाँ पर मार्केटें भी जो है तो यानी दुरुस्त फैसला सामने आया कि जिन इलाकों में केसेस की तादाद ज्यादा थी उनको सील किया गया था, जिसकी अब केसेस में बतदरीज इस्लामाबाद में कमी हुई है। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम रिंद, ये बताइएगा, एक तो केसेस की तादाद जरूर बताइए सिंध भर में, और दूसरी बात यह कि कराची में भी काफी सारे इलाकों को सील किया गया था, तो क्या उनको डी सील किया गया है और वहां से रिकवरीज हुई हैं, हालात कुछ काबू में आए? जी देखें, बिल्कुल अब जो है वो तमाम इलाकों को जो डी सील कर दिया गया है महकमा सेहत की जानिब से और वहाँ के DC की जानिब से, और वहाँ पर जो है मामूलात की ज़िंदगी भी जारी है। और अदाद शुमार की अगर बात की जाए तो पूरे सिंध में जो 11,480 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए हैं, जिसमें से 199 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, जाँ भाग हो चुके हैं। जिसमें से जो कोरोना के शिकार अफराद थे उनमें से 8,634 का ताल्लुक जो है वो कराची से है, हैदराबाद के 465 हैं, इसी तरह सक्खर के 559 हैं और खैरपुर के 527 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जबकि अभी भी कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर में 9,210 अफराद जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जिनका वहाँ पे तिब्बी अमला जो है वो इलाज भी कर रहे हैं और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। और गुज़श्ता अगर रोज़ की बात की जाए तो हुकूमत सिंध ने गुज़श्ता रोज़ 4,215 अफराद के टेस्ट किए थे, जिसमें से 709 अफराद में जो है वो कोरोना की तस्दीक हुई थी, जिसमें 583 अफराद का ताल्लुक है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से था। अगर पूरे सिंध की बात की तो 11,480 में से जो लोकल ट्रांसमिशन के केस हैं वो 10,588 केस हैं, जो कि एक इंतहाई बड़ी तादाद है और रोज़ाना की बुनियादों पर लोकल केसेस में इजाफा भी होता हुआ देखा जा रहा है। पूरा हुकूमत सिंध का ये भी कहना है कि टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 91,323 हो चुके हैं, जिसमें से 11,480 अफराद जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। इसके अलावा जो वेरी क्विकली ये बता दीजिएगा इब्राहिम कि जो मार्केट्स की सूरत हाल है वो क्या है? इनमें टाइम दिया गया है कि फजर के बाद से लेकर शाम 5 बजे तक खोल दी जाएंगी दुकानें, तो क्या सिचुएशन है अभी क्विकली बता दीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल मार्केटों की ये सूरत हाल है कि वैसे भी आम दिनों में भी कराची के लोग जो हैं वो देर से उठते हैं 11-12 बजे के बाद। अभी तक तो तमाम चीज़ें जो मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद हैं, लेकिन नरमी की वजह से अब जो आज से जो है वो शाम से दोपहर को पता चलेगा कि किस तरह के जो रोज़ लोग जो हैं बाहर आना शुरू होते हैं और किस तरह की दुकानें जो है वहाँ पर ज़्यादा रश देखा जाएगा। लेकिन तमाम जो भी दुकानें तो इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है कि वहाँ पर भी मार्केट्स खोल दी गई हैं? जी राना तारिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी जो है ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जो जी मार्केटें हैं वो खोली गई हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी हुकूमती SOPs के साथ जो तहत जो है वो कुछ शोबे जो हैं वो खोले गए हैं। तमाम मार्केटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं है। जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं इस्लामाबाद में, वो मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं किए गए, लेकिन छोटी मार्केट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं। हुकूमती SOPs को मुकम्मल जो है फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो बाज़ार से हफ्तावार बाज़ार से वो भी नहीं लगाए गए। कल भी जो हफ्तावार बाज़ारों के स्टॉल होल्डर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया कि हमें भी हमें कारोबार करने दिया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक उनकी इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जो मार्केट्स हैं वो खोल दी गई हैं, SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जा रहा है। जो मार्केट्स हैं वो खोल दी गई हैं और उनके ऊपर यही कहा गया है कि SOPs पर फौरी तौर पर अमल दरामद करना होगा, मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा। राना तारिक आपने अपडेट किया, इब्राहिम आपने अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम तरह हिफाज़ात पर अमल कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोग फील्ड में हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाएं। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद जमाल साहब मेरे साथ हैं, जो कि सरबराह हैं
शोबा अमराज सीना, नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, और प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं जनरल हॉस्पिटल के। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। एक तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं सूरत हाल के ऑलमोस्ट लॉकडाउन ओपन ही है, सिर्फ दफातर, तालीमी इदारे और सिनेमा हॉल्स वगैरह बंद हैं। जहां सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो सकता है, जहां लोगों का रश लगेगा, जहां हुजूम होगा, वहां है मार्केट्स और ये जो शॉप्स वगैरह ओपन की गई हैं। अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ, जो कि हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो सकती है? प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन को ईज तो करना ज़रूरी हो गया था। अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है और दुनिया भी अब इस तरफ जो है वो माइल होना शुरू हो गई है। लेकिन ये है कि ये जो हमारी अपनी एज ए जो है सिटीजन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमें पूरा करना ज़रूरी है। अगर SOPs बने हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको पे अमल करें, और ये हमारे लिए बनी है और हमारी हिफाजत के लिए बने। और अगर हम इस पे अमल करेंगे तो हम हो सकता है कि अल्लाह ताला खैरियत रखे कि हमारे जो केसेस हैं वो इतनी रैपिडली नहीं इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर ये सपोज SOPs पे अमल नहीं होता और हमारे लॉ एनफोर्सिंग जो एजेंसीज हैं वो अगर इस पे प्रॉपर अमल नहीं करा सकते तो डेफिनेटली फिर इसका नंबर बढ़ेगा, और सिर्फ नंबर नहीं बढ़ेगा, फिर आपको पता है कि जो डेथ टोल है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त के बाजार वगैरह जो ओपन किए गए हैं, एक तो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, आम हालात में भी हम देखते हैं, और अभी भी लोगों को किसी हद तक समझ में नहीं आई है, तो ये जो शॉपिंग, ये जो रश होगा, ये कितना हद तक रिस्क फैक्टर मज़ीद बढ़ेगा और हमें अब क्या करना होगा इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, शॉपिंग और ये ऑफिसेज वो तो एक अलहदा इशू है। हमारी कल लाहौर कैनाल पे मेरे ख़्याल है कोई लाखों के तादाद में लोग थे, और वो 40-50 लड़के इकट्ठे और वो स्विमिंग कर रहे थे। और इस तरह हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि लॉकडाउन हमें कुछ ना कुछ ईज़ आउट तो करना है, टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और इसमें US और यूरोप भी जो है वो भी ईज़ आउट कर रहा है। लेकिन इशू है कि हमारे लोग समझ नहीं रहे। अभी मैं सुबह आ रहा था आपके चैनल पे तो एक चिंची आ रही थी, वो मैंने उसकी फ़ोटो ली, और समहाउ आप चैनल पे दिखा नहीं सकते। उस एक पे मेरे ख्याल है कि कम से कम 25 लोग थे, और वो जिस तरह को बच्चे ऊपर नीचे सारे बैठे हुए थे, और आई एम श्योर वो स्कूल कॉलेजेस तो अभी खुले नहीं हैं, वो आई डोंट नो वो कहाँ जा रहे थे। तो हमारी कौम को इस वक्त समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो एक और काम कर रही है वो SOPs हर डिपार्टमेंट के बन रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल है कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन के, हर मार्केट के, हर शॉप के SOPs जो हैं वो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इलाके के कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को भी बीच में इन्वॉल्व करके और SOPs दे देने चाहिए, जो कि SOPs वो मॉनिटर भी करें जाके, कि जैसे शॉप है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है और लोग मास्क पहन रहे हैं, चीज़ें वो सारा जो है इस तरह से हमारी नेशन उस पर अभी यूज़ टू नहीं हुई। आई डोंट नो क्यों नहीं हुई। वो ऐसे पूरी दुनिया आप देखेंगे उनका सब्र का पैमाना जो है वो एक टाइप का लबरेज़ हो चुका है, और अमेरिका में भी जुलूस निकल रहे हैं, यूरोप में भी निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमारी कौम को इस वक्त थोड़ा सा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। SOPs प्रॉपर फॉलो करें, चीज़ें इंशाल्लाह ठीक चलेंगी। अब एक और चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे यहाँ चूँकि ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स भी जब हमारे साथ हैं, दीगर भी, तो वो यही बात कर रहे हैं कि जब तक हमें सही नंबर ऑफ़ केसेस का पता नहीं होगा तब तक इस मामले को हल करना इतना आसान नहीं होगा। हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या पैटर्न्स हैं। अभी जो टेस्टिंग किट्स का इशू है उसमें ये भी आ रहा है कि बहुत सारी जो है ना वो एक दफ़ा पॉजिटिव आता है, फिर दूसरी दफ़ा नेगेटिव आ जाता है, फिर पॉजिटिव आ जाता है। तो बड़ी रिलायबिलिटी पे इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो एक दफ़ा में जो है वो सही रिजल्ट शो नहीं कर रही हैं, रिलायबिलिटी पे उनके सवाल लग रहे हैं। तो ये क्या मामला है प्रोफेसर डॉक्टर साहब? देखिए जी, जो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इस पे, क्योंकि वो एक दफ़ा मैं देख रहा था एक्सपो में जो क्वारंटाइन था उसमें लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें इंटरनेशनली जो चाइना ने भी टेस्टिंग की है, जो US ने भी टेस्टिंग की है, UK में भी, फ्रांस में भी हुई है, PCR का 65 to 70% करेक्ट रिज़ल्ट आता है। और जो अभी हमारी टेस्टिंग किट्स हैं वो उनकी अभी रिलायबिलिटी हमें नहीं पता, और ये इंटरनेशनली इस तरह चल रहा है बिकॉज इसमें सैम्पलिंग की कुछ वेरिएशन है, और फिर ये 100%
रिज़ल्ट नहीं होता। इसमें बेसिकली हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पेशेंट के सिम्टम्स देखने हैं। अगर पेशेंट में आप क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम है, उसका टेस्ट करें। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो 24 आवर्स के बाद उसका दोबारा टेस्ट होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आता है फिर 7th डे पे होना चाहिए। अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा वो भी नहीं आता, फिर 10th डे पे होना चाहिए। और अगर फिर भी ये इंप्रूव नहीं होता तो फिर पेशेंट को प्रॉपर क्वारंटीन करके और उसका 14 डेज़ के बाद एक टेस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली आंसर जो है वो रिपीटेड टेस्टिंग है। अब ये है कि हमारे कुछ जो US और UK ने इसको इम्प्रोवाइज़ किया और चाइना ने भी, और गवर्नमेंट ने वो बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है इस पे ये कि अगर आपको कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं और आप ठीक हो रहे हैं, कोई एक आधा दिन को थोड़ा सा बुखार हुआ है या फ्लू हुआ है या कॉफ़ हुई है और खांसी हुई है और आप कुछ उसके बाद बेहतर हो जाते हैं, और या आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है और आप में कोई सिम्टम नहीं है, तो आप घर में क्वारंटीन कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि 1 वीक के बाद वो दोबारा टेस्ट होता है, उसके बाद फिर 5th डे पे टेस्ट होता है देखने के लिए। अगर 1 वीक के बाद नेगेटिव हो गया है तो दोबारा टेस्टिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्वारंटीन उसका प्रॉपर 2 वीक्स होना चाहिए। लेकिन अब ये मामला ये भी हो रहा है ना कि हमारे यहाँ चूँकि टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि रीटेस्ट हो जाए, तो अगर किसी शख्स का एक दफ़ा टेस्ट हो रहा है तो वो यही कहते हैं कि अब 14 दिन के बाद या 15 दिन के बाद ही टेस्ट आप करवा सकते हैं, उससे पहले आप करवा भी नहीं सकते। सो डॉक्टर फरीद ज़फ़र साहब, इस मामले पे अब क्या होना चाहिए कि इधर वो टेस्ट ना करवाएं, 14 दिन 15 दिन पहले क्वारंटाइन मुकम्मल ही करें, फिर वो टेस्ट, या जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस तरह से करना होगा, लेकिन देन अगेन फिर वही टेस्टिंग किट्स का इशू आएगा कि कम है। देखिए जी, इसमें जो जितनी भी लैब्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, बिकॉज मैं तो पंजाब में हूँ, उसकी कैपेसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो टेक्निकल स्टाफ है जो PCR देखता है, RN एक्सट्रैक्शन देखता है और मॉलिकुलर साइंस में है, उनको इंडक्ट किया ताकि इसकी कैपेसिटी बढ़े। और PCR मशीन्स भी और आ रही हैं। आपने देखा होगा चाइना से भी एक प्लेन आया जो डिफरेंट इक्विपमेंट लेके आया, तो इंशाल्लाह, और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा है, तो इंशाल्लाह कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्योंकि ये पूरी, आप देखें चाइना, US और यूरोप में भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, इसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और भी है जो कि मैं हर फोरम पे कहता जा रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है वायरोलॉजी में। तो हमें इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसी फील्ड है जो टोटली इसमें देयर इज़ लॉट ऑफ वैक्यूम, खाली पड़ी है, और हमारे डॉक्टर साहबान को और हमारे साइंटिस्ट जो लोग साइंस कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए और इसमें स्पेशलाइज करना चाहिए। क्योंकि आपका चिकन पॉक्स आया, डेंगी आया, डिफ्थीरिया आया, कोंगो आया, इबोला आया, ये अब ये फ्लू आ गया, कोविड-19 आ गया, तो इस तरह की चीज़ें आगे आ रही हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ेज़ और आपकी वायरोलॉजी के डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन में अब होने चाहिए, बिकॉज चाइना ने कंट्रोल इसलिए किया कि चाइना के सारे डिपार्टमेंट्स फ्लू और वायरोलॉजी के एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि US और यूरोप में भी हर जगह नहीं थे, इसलिए उनका कंट्रोल थोड़ा डिले गया। चाइना का क्योंकि सार्स का उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने हर सिटी में इसको एक प्लान आउट किया हुआ था। तो हमें, मेरे ख्याल, उस प्लानिंग पे इस वक्त जाने की ज़रूरत है ताकि इसकी कुछ सेकंड स्पाइक ना आए। इसको तो हम कंट्रोल इस वक्त करें, लेकिन ये नहीं कि 4-5 महीने के बाद एक सेकंड स्पाइक आ जाए। जैसे आपने देखा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब फ्लू आया था तो उसकी 3 स्पाइक्स आई थी और जो लास्ट 2 स्पाइक्स थी वो बहुत डेंजरस थी। तो हमें इस वक्त प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि सिर्फ इसको नहीं रोकना, हमें आगे फर्दर जो इसकी सर्ज या स्पाइक है वो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को कंटिन्यूस प्लानिंग में जाना चाहिए। सही। जो लैब्स हैं वो 24 आवर्स इस वक्त काम बात कर रहे हैं। जी। तो हमारे साथ कुछ दिनों पहले स्ट्रेटजिक एंड प्लानर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी नुमाइंदे मौजूद थे और उनसे यही बात हो रही थी। डॉक्टर अंजुम साहब, उन्होंने यही कहा कि देखिए, जब तक हम एक्चुअल नंबर्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उन पैटर्न्स को स्टडी नहीं करेंगे, तो हम पता नहीं चला सकते और प्रॉपर प्लान नहीं कर सकते कि हमें किस तरह से बढ़ना है। और किस, जैसे कि हमने देखा कि अभी हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि इस्लामाबाद में जब हमारे पास टेस्टिंग हुई, रिपोर्ट हुए ज़्यादा केसेस, तो उन इलाकों को फौरी तौर पर सील किया गया, जिसकी वजह से अब हालात इस्लामाबाद में काफ़ी बेहतर हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस हम पूरे मुल्क में नहीं देख रहे, और फिर जितनी बड़ी आबादी है उसके हिसाब से टेस्ट नहीं हो रहे हैं और कैपेसिटी भी नहीं है। तो ऐसे में क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से जाना वो इसको रोका जा सकेगा? फिर एक्चुअली तो देखिए जी, टेस्टिंग तो पहला है जो मरहला है इसको करना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेस्टिंग हो तो उसमें आपकी ये सारी फिगर्स जो है ना वो सामने आ जाती हैं। लेकिन अगेन, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो और पब्लिक जो है कोऑपरेट भी ना कर रही हो,
तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें वो जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन वाला जो मेजर्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम इसको जो है वो जितना लोएस्ट लेवल पे ले जाके इसको एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, वो करें। तो इससे कुछ मामला हमारा जो है वो हल हो सकता है, अदरवाइज तो डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। अब आपने अभी कहा था कि अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ये ज़्यादा बढ़ गई है, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना है। तो अगर आवाम अभी घरों से बाहर निकलें, शॉपिंग्स पे जाएं, दीगर जगहों पे जाएं जहां पर रश हो, तो वहां आपका एटीट्यूड और बिहेवियर क्या हो और आपको किस तरह से बचना है, और लोगों को भी जो है ना वो हमें समझाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इसमें इसी तरह ही है कि आपने जो जी जिस तरह आपको पता है जो मार्केट्स हैं उसके एसओपीज बने हुए हैं, शॉप्स के एसओपीज बने हुए हैं, तो आप जाएं उनको फॉलो करें, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया होगा। उसमें अपना मास्क यूज करें, आप डिस्टेंसिंग रखें, एक ही वक्त में ज्यादा लोग एक शॉप में एंटर ना हो, ठीक है, और एक लिमिट जो उन्होंने नंबर दी हुई है गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक उसको फॉलो करें, तो उसमें काफी हद तक बचत हो सकती है। आप अपने आप को बचाएं और दूसरे को भी बचाएं, अगर ये कंसेप्ट आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ट्रांसमिशन है ये कम से कम होती जाएगी। सो प्रोफेसर डॉक्टर फरीद साहब, अब ये जो पंजाब की अगर हम ख़ास तौर पर सूरत हाल की बात करें, तो जब लॉकडाउन था तब भी वहाँ पर लोग घरों में महदूद नहीं थे और सड़कों पर हमें नज़र आ रहे थे, एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। इस वक्त कितना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात हो चुकी है अब इतने महीने के बाद कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है, सब बेहतर है। अब तो देखें ईज़ आउट कर दिया गया, इसका मतलब हालात काबू में हैं। तो लोग इस नरमी को या इस फाइनेंशियल क्रंच से निकलने के लिए जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में उसको कह रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो गया, बस सब कुछ ठीक हो गया है। तो आप क्या कहेंगे इस पर लोगों को? देखिए जी, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि लोगों को सिर्फ अपना नहीं सोचना, आपको दूसरे का भी सोचना है। जितना भी हम प्रिवेंशन पे जाएंगे उतनी चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने स्टोर्स की और शॉप्स की बात की, उसमें उनकी स्पेस के लिहाज से एक तो बना दिया गया है कि ये इतना इसका साइज़ है तो इसमें एक टाइम में 4 लोग आ सकते हैं। अब वो 4 लोग बाहर आएंगे तो फिर दूसरे 4 एंटर होंगे। हमारे यहाँ ये जो हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम आ रही है, हमने जो एसओपीज़ बनाए हैं उसमें सर्कल्स हैं, उसमें खड़े होना है, लोग एक तो क्यू में खड़े होने को तैयार नहीं है, उसके लिए हमें सख्ती करनी पड़ती है क्योंकि वो मान नहीं रहे। उसके बाद जब हमने कहा कि सिर्फ पेशेंट अंदर आए और अटेंडेंट ना आए, अटेंडेंट उस वक्त आएगा अगर पेशेंट डिसेबल्ड होगा, चल नहीं सकता या उससे कोई प्रॉब्लम है, लोग उस पर लड़ते हैं, 8-8 10-10 लोग आने को तैयार हैं। इस वक्त मेरे ख्याल है टाइम ये है, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्योंकि लोग इतना ध्यान भी नहीं कर रहे तो ये ज़्यादा बढ़ भी रहा है। इस वक्त हमें टाइम है इसको लोगों को ख़ुद सोचने का कि हमने ख़ुद कैसे बचना है, दूसरे को कैसे बचाना है। कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो जब तक हम अपना और एक दूसरे के बारे में, सबके बारे में नहीं सोचेंगे वो रुक नहीं सकता। और हमारे, ये आपने सही कहा, ये चीज़ बड़ी सीरियस टर्न ले सकती है अगर लोग सोचेंगे नहीं। लोग सोच रहे हैं नहीं जी पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही और उस तरह का नहीं हो रहा जैसे यूरोप या अमेरिका में हुआ, लेकिन वो किसी वक्त भी एक टर्न ऐसा आ सकता है जो कि किसी को पता नहीं है। अभी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं क्योंकि जो इटली ने ऑटोप्सीज़ की हैं, जो पोस्टमार्टम उन्होंने 50 पोस्टमार्टम्स किए हैं और उसमें उन्होंने कहा कि नमोनिया नहीं है, वो बेसिकली जो क्लॉटिंग का फिनोमेना बताया और साइटोकाइन स्ट्रॉम जिससे हम कहते हैं। तो उसमें जो आगे मेडिसिन पे हम गए हैं जिस पे हमारा LGH और PKLI अब एक ट्रायल कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैडम यास्मीन राशिद ने उसका कहा है कि इसका ट्रायल आप स्टार्ट करें। उस मेडिसिन के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और हमारे जो पेशेंट्स हैं वो जो सीरियस हुए थे, जिनकी सैचुरेशन 91 से नीचे ड्रॉप की, उनमें काफ़ी ड्रामेटिक रिज़ल्ट आया जहाँ हमने उनको साथ में लो मॉलिक्यूलर हेपरिन दी और टोक्लेज़िमैब दी और हाई इनफ्लो ऑक्सीजन दी। उसमें वेंटिलेटर्स में हम नहीं गए क्योंकि अमेरिका ने भी अपना डेटा दिया है कि 88% पेशेंट जो वेंटिलेटर्स पे गए हैं वो एक्सपायर हुए बिकॉज वेंटिलेटर को इसमें इंजरी कर रहा था। तो ये इस तरह का फिनोमेना चल रहा है कि इसमें हाई इनफ्लो ऑक्सीजन देनी है, जो कि ख़ास मशीन आती है उससे दी जाती है, जो पाकिस्तान में थोड़ी हैं, वो अब सजेस्ट किया गया मशीन्स और वो आ रही हैं। और प्लस जो नया मैनेजमेंट आया उससे मैं होपफुल हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और मोर्टेलिटी कंट्रोल होगी। लेकिन प्रिवेंशन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो मेन चीज़ है। ओवरऑल पाकिस्तान एक अच्छा जो है ना वो सर्व कर रहा है
आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हालात इसी तरह काबू में रहें। डॉक्टर नवीद साहब, अब ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में अंडर कंट्रोल है, इसको आगे भी अंडर कंट्रोल रखने के लिए जब अभी तक हम अच्छा करते आए हैं तो हमें एक तो क्या क्या करना होगा हुकूमत की तरफ से भी, और दूसरी बात ये हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर क्योंकि ओवर बर्डन होता है, केसेस की तादाद में इजाफा होता है, तो कितनी हद तक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ना इतने बेड्स हैं, ना इतने हॉस्पिटल्स हैं, ना इतनी वर्क फोर्स है, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स। जी अभी तो देखिए जी, सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट जो है वो भी अभी बहुत ज़्यादा विजिलेंट है इस लॉकडाउन ओपन करने के बाद, और नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह इसमें चीज़ें और बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर एसओपीज़ को फॉलो ना किया और पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट ना किया या इसके ऊपर पूरी तरह अपना जो है वो कंट्रीब्यूट ना किया तो फिर लॉकडाउन होगा। और क्योंकि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है इट्स नॉट टू सफिशिएंट कि वो जो है वो इतने बड़े जो है क्राइसिस को जो है कोप अप कर देगी। नो डाउट कि अभी तैयारी हमारी उससे बेहतर है। जो हम अगर मार्च से देखें तो अब हम किसी और लेवल पे खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया इसको नहीं कोप कर सकी तो हम कैसे कर सकेंगे। लेकिन हमें जो है विजिलेंट रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्पेशली बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा ये नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर। तो सपोज अगर इसी तरह जो है इन्फेक्शन रेट बढ़ता है, ट्रांसमिशन बढ़ती है या डेथ रेट बढ़ता है तो लॉकडाउन की तरफ फिर दोबारा जाना पड़ेगा। सही, सो लॉकडाउन की तरफ दोबारा भी जाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल सिचुएशन यही है कि जो हालात हैं उसमें इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत जिस हद तक कर सकती थी, जो कुछ कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे